हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं गालिब हुसैन। तो दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लुसेंट साइंस सीरीज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे केमिस्ट्री का। उसमें जो फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़े थे मैटर के बारे में, वो हम लोग सीख चुके हैं मैटर होता क्या है और जो द्रव होता है उसका कितना अवस्था होता है। ये सारे चीज़ ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। अब इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ बात करेंगे जो द्रव से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको द्रव का 3 अवस्था बताए थे। एक ठोस होता है, एक गैस होता है और एक द्रव होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ 2 और अवस्था होता है जिसका हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तो मैटर का अगर हम बात करेंगे, द्रव का बात करेंगे, तो द्रव का एक चौथा भी अवस्था होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होता क्या है, तो देखिए प्लाज्मा जो होता है यह एक ऐसी अवस्था है जो साधारण अवस्था नहीं है। इसके लिए बहुत अधिक ताप चाहिए, बहुत अधिक ताप पर ही प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए, जैसे प्लाज्मा आपको दिखेगा सूर्य में, किस में दिखेगा, सूर्य में दिखेगा। ठीक है, तो जो सूर्य होता है उसमें आपको प्लाज्मा दिखेगा और जो तारा होता है उसमें भी आपको प्लाज्मा दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है और उसके जो कण होते हैं वो किसके रूप में होते हैं, प्लाज्मा के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, 3 बात का ध्यान रखना है। प्लाज्मा जो होगा, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट जो होगा, प्लाज्मा अवस्था जो होगा पदार्थ का, वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब बहुत ही उच्च ताप होगा तब। फर्स्ट चीज। सेकेंड ध्यान रखना है, प्लाज्मा जो अवस्था है, इस अवस्था में इसके जो कण होते हैं वो आयनित रूप में रहते हैं। आयनित रूप मतलब जो गैस होगा वो किसके रूप में होगा, आयनित रूप में होगा। इसका मतलब क्या है, आयन का मतलब होता है ऐसा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया या गेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैस का जो परमाणु होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस मतलब गैस के अणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, सिर्फ गैस के कैटायन होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनित गैस। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो प्लाज्मा जो होगा उसके जो कण होंगे किस रूप में होंगे, आयनित गैस के रूप में होंगे। तीसरा बात ध्यान रखना है, इसके कण के पास इतना एनर्जी है जिसका जो कण होगा अत्यधिक उत्तेजित होगा और अत्यधिक ऊर्जावान होगा। इसके पास बहुत ही अधिक एनर्जी है, क्योंकि ये जो एग्जिस्ट करेगा प्लाज्मा जो संभव है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर संभव है। ठीक है, 3 बात का ध्यान रखेंगे। अब प्लाज्मा के कारण ही जो सूर्य हम लोग देख रहे हैं, जो रोशनी मिलता है हम लोगों को, और जो तारे जो चमकते हैं, उनके चमकने का जो कारण है, कौन कारण है, प्लाज्मा। उनके अंदर जो कण होते हैं, किसके कण होते हैं, प्लाज्मा। तो वो एक तरह का उदाहरण हो गया किसका, प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा के कारण ही सूर्य जो है, तारे जो है वो चमकते हैं। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ऊर्जा है और ऊर्जा पे गैस जो होते हैं आयोनाइज्ड हो जाते हैं, गैस से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो आयनित गैस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, और उसी स्टेट को, उसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनित गैस। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये गैस से ऊपर होता है, गैस से क्या होता है, ऊपर। ठीक है, आयनित गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल, एक तो तारा हो गया, एक हो गया आपका सूर्य। कुछ और भी एग्जाम्पल है जो आर्टिफिशियल है, जो हम लोग बनाए हैं। ठीक है, इसको तो हम लोग बनाए नहीं है, लेकिन ये जो है ये दोनों को हम लोग बनाए। जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिदीप्त नली। प्रतिदीप्त नली क्या होता है, ग्लास का ट्यूब होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को बहुत कम कर देते हैं और वोल्टेज को जब बहुत ही हाई अप्लाई करते हैं और उसके अंदर एक गैस रख देते हैं, तो वहाँ पे भी प्लाज्मा बनता है। ठीक है, तो हम लोग हल्का गैस को रखते हैं, ऐसा गैस को रखते हैं जो हल्का है। ठीक है, तो प्रतिदीप्त नली में जो आमतौर पर हम लोग गैस लेते हैं, वो कौन सा गैस लेते हैं, हीलियम गैस लेते हैं। ठीक है, अलग अलग गैस आप रख सकते हैं, तो अलग अलग गैस के लिए प्लाज्मा का जो कलर होगा वो अलग अलग होगा। सूर्य का जो प्लाज्मा है उसका कलर कुछ और है, तारा का जो प्लाज्मा है उसका कलर कुछ और है, और इस नली में जो भी गैस रखेगा तो उसका कलर क्या अलग होगा। तो अलग अलग गैस के लिए जो प्लाज्मा एग्जिस्ट करेगा उसका कलर क्या होगा, अलग होगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मुख्य बात ध्यान रखना, बहुत ही उच्च टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, और जनरली वैसे गैसों के लिए होता है जिसका घनत्व क्या है, कम है। एक दूसरा होता है नियोन लैंप। ठीक है, यह एक तरह का बल्ब होता है, लैंप होता है। इसमें जो होता है, इसमें भी प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है, और इसमें हम लोग कौन गैस का इस्तेमाल करते हैं, नियोन गैस का। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक अगला स्टेट है द्रव का 5वां अवस्था है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन
संघनित, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह अवस्था जो है सीधा इसका उल्टा है, जहाँ पे प्लाज्मा के लिए बहुत उच्च ताप चाहिए, वहीं बोस-आइंस्टीन संघनित जो अवस्था है इसके लिए बहुत बहुत कम ताप चाहिए। ठीक है, जितना वो उच्च था उतना ही एक कम ताप चाहिए, इसी कम ताप पे एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये एग्जिस्ट करेगा। -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर संभव ही नहीं है। मतलब सबसे जो निम्न तापमान अगर एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे होता नहीं है, वो कितना होगा -273 डिग्री सेल्सियस। और माना जाता है, ठीक है, जब -273 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी गैस जो है लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगा, सब ठोस रूप में बदल जाएगा। किस रूप में? ठोस रूप में बदल जाएगा। कोई ना लिक्विड होगा और ना कोई गैस होगा, सब के सब जम जाएगा। ठीक है, तो ये ताप हर एक जगह संभव नहीं है। इस ताप के आसपास ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था जो है वह एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसको दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे, एक बोस एस.एन. बोस जो है इंडिया के, और एक आइंस्टीन साहब। ठीक है, योगदान जो अधिक था किसका था? बोस का। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। -273 डिग्री सेल्सियस जो है उसी को हम लोग बोलेंगे 0 केल्विन, जो हर एक जगह संभव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए पदार्थ का चौथा अवस्था और पांचवा अवस्था हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा अवस्था जहाँ पे प्लाज्मा था, प्लाज्मा का जस्ट उल्टा हो गया पांचवा अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जहाँ पे प्लाज्मा उच्च ताप पे होगा, वहीं पे जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो होगा वो बहुत ही निम्न तापमान पे होगा, जिसको बोलेंगे परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, या उसी को बोलेंगे 0 केल्विन। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब कुछ गुण हम लोग देख लेते हैं पदार्थ का। तो देखिए, पदार्थ का कुछ गुण समझिए। अब जो द्रव है, जो पदार्थ है, वो किससे बना है? परमाणुओं से बना है, अणुओं से बना है। ठीक है, तो अणुओं के बीच, ठीक है, एक बल लगता है। क्या लगता है? बल। अब अणुओं के बीच जो बल लग रहा है वो सॉलिड में क्या है, ठोस में क्या है? अधिक है। लिक्विड में अगर बात करेंगे तो क्या है? द्रव में बात करेंगे क्या है? कम है। ठीक है, और गैस में बात करेंगे तो और भी कम है। इसीलिए ध्यान रखेंगे, ठोस का अगर बात करेंगे, ठोस में अणुओं के बीच जो बल लग रहा है बहुत मजबूत है, इसलिए एक दूसरे के नज़दीक है। तो बल अगर अधिक लगेगा तो अणु एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे, बल कम हो जाएगा तो अणु एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और बल और कम हो जाएगा तो अणु और एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, बल के उल्टा हो जाएगा दूरी। बल अधिक है तो दूरी नज़दीक है। किसी को आप खींचिएगा तेजी से तो आपके नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, नहीं खींचिएगा, कम ताकत से खींचिएगा तो आपसे दूर रहेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को खींचिएगा, बल लगाइएगा, उसको आकर्षित कीजिएगा तो वो आपके क्या होगा? नज़दीक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आणविक बल जो होता है सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस में। और सबसे कम किसमें होगा? गैस में। और बीच में कौन आएगा? द्रव। तो आणविक बल जो है, अंतरा आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है, इसीलिए तो ठोस है। यह ठोस है, यह बह नहीं रहा है क्योंकि इसके अणु जो है एक दूसरे को बांध के रखे हैं। ठीक है, तो अणु एक दूसरे को बांध के रखे, इसलिए एक दूसरे के क्या है? नजदीक है इसके अणु। दूसरा बात करेंगे अंतर आणविक दूरी। तो देखिए, ठोस में अंतरा आणविक बल जो है अधिक है तो उसमें दूरी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे कम दूरी किसमें होगा? ठोस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद क्या हो जाएगा? गैस में। तो अंतरा आणविक दूरी का बात करेंगे तो सबसे अधिक किसका होगा? गैस। गैस के अणु काफी एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़ा नजदीक आ जाते हैं, और ठोस में और भी नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा ध्यान रखेंगे घनत्व का। ठीक है, तो घनत्व आप जानते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो घनत्व सबसे अधिक किसका होगा? ठोस का। उसके बाद क्या होगा? द्रव का। उसके बाद क्या होगा? गैस का। ठीक है, उसके बाद अगला ध्यान रखना है प्रसार, फैलाव। प्रसार मतलब क्या होता है? फैला। कौन जल्दी फैलेगा? तो आप खुद बोलिए। अगर हम बात करेंगे गैस, द्रव और ठोस का, तो सबसे अधिक कौन फैलेगा? गैस। गैस का तो कोनो डायरेक्शन ही नहीं है, एकदम तेजी से फैलेगा। उसके बाद कौन फैलेगा? द्रव फैलेगा, और उसके बाद कौन फैलेगा? ठोस। ठोस जो है 9 के बराबर फैलता है, बहुत कम फैलता है। ठीक है, सबसे अधिक कौन फैलेगा? गैस। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, या वो खाना को देखिएगा अगर गर्म है तो वहाँ से महक तेजी से आता है, तो महक जो है हवा में मिल जाता है और हवा के सहारे हमारे नाक तक पहुँचता है, तो हमको वो महक
महसूस होता है, ठीक है। और अच्छा महक हो या बुरा महक हो, वो फैलता है, गैस में फैलता है और वो गैस हमारे तक पहुंचता है, तब जाके आपको महसूस होता है जो कोई चीज़ महक रहा है। तो ये महकना जो है, ये सब जो चीज़ है वो किसके कारण हो रहा है, वह गैस के प्रसार के कारण, गैस के फैलाव के कारण हो रहा है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो फैलाव होगा पदार्थ का, वो किसका होगा, गैस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस। ठोस न के बराबर फैलता है, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया अणु के बीच ऊर्जा, ठीक है। अणु का जो ऊर्जा है, तो अणु का ऊर्जा जो होगा किस में होगा, मतलब अणु का जो गति है किस में अधिक होगा। तो गैस का देखिए, गैस का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, एकदम लूजली पैक्ड है, एक दूसरे से दूर है। तो जब गैस का अणु एक दूसरे से दूर है, उनमें बल कम है, तो क्या होगा, खूब इधर उधर घूमते रहेगा। इसका मतलब गैस का जो अणु है उसका बल जो है अधिक है, ठीक है। उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो गैस का जो अणु है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अधिक होगा, काहे कि ये तेज गति से घूम रहा है। उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का। तो ध्यान रखेंगे, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जो द्रव होता है और जो गैस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि यह दोनों जो है बह सकता है, फ्लो कर सकता है, ठीक है। क्योंकि द्रव और गैस के जो अणु होते हैं एक दूसरे से दूर होते हैं और उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है बहुत ही कमजोर होता है, इसीलिए दोनों फ्लो कर सकते हैं। और जो चीज़ बहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। और सॉलिड जो है वह नहीं बह सकता है, ठोस जो है वह नहीं बह सकता है, इसीलिए यह जो है फ्लूइड नहीं है। ध्यान रखें, फ्लूइड में कौन कौन आएगा, द्रव और गैस आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं यह आपको समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लुसेंट सीरीज से रिलेटेड सारा थ्योरी, लाइन बाय लाइन थ्योरी यहाँ पे लुसेंट कराएंगे। और जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी साइंस का प्रश्न आते हैं उस सारे प्रश्न का और उसका कॉन्सेप्ट, थ्योरी, सारा चीज़ यहाँ पे कराया जाएगा। और जो लुसेंट आपको समझ में नहीं आता है, यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और मज़ा भी आपको बहुत आएगा। तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग पदार्थ का अलग अलग अवस्था जो है, ठोस है, द्रव है, गैस है, ठीक है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद प्लाज्मा क्या है और बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट अवस्था जो है, ये पांचों अवस्था हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये जो चीज़ पढ़े हैं उस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखेंगे जिस पे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो चीज़ को आप समझिए, एक होता है वाष्पीकरण और एक होता है उबलना, ठीक है। वाष्पीकरण को इंग्लिश में बोलेंगे इवेपोरेशन और बॉइलिंग को हम लोग बोलते हैं उबलना, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या होता है, देखिए। अब आप देखे होंगे, ध्यान से देखिए, तो एक पानी को हम लोग गर्म करते हैं, उसको खदकाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उबालते हैं। तो पानी को आप उबालना है, अपने भाषा में बोलेंगे उसको खदका रहे हैं। तो खदकाने के लिए आप ताप देते जाइएगा, पानी गर्म होते जाएगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस पानी का हो जाएगा तो अब उबलने लगेगा, आवाज़ के साथ वो उबलने लगेगा। तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं उबलना। तो उबलना जो प्रक्रिया है ये कितना डिग्री पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा पानी को, तो पानी जैसे ही आप गर्म करते हैं थोड़ा देर बाद, मतलब पानी का जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री 25 डिग्री होता है तो उसमें से पानी जो है भाप में बदलने लगता है, ठीक है। तो पानी तो पहले ही से भाप में बदल रहा है लेकिन खदकता नहीं है, बॉयल नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे ताप और बढ़ाते जाएगा वाष्पीकरण जो है बढ़ते जाएगा। शुरुआत में कम भाप बदल रहा था पानी, जैसे जैसे ताप बढ़ाएगा भाप का जो रेट है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा पानी जो है बॉयल करने लगेगा, उबलने लगेगा, ठीक है, आवाज़ के साथ। तो ध्यान रखेंगे, वाष्पीकरण जो है यह ऐसी प्रक्रिया है जो 100 डिग्री से नीचे होता है। उसको टेम्परेचर से, ऊपर वाला टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। जैसे 20 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर आएगा पानी भाप में बदलने लगेगा। तो पानी का भाप में बदलना, वाष्प में बदलना
100 डिग्री से कम ताप पर उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, उबलना क्या है, तो उबलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी जो है भाप में बदलता है। कितना टेम्परेचर पर, 100 डिग्री टेम्परेचर। दोनों का काम सेम है, फर्क क्या है, 100 डिग्री पे हो रहा है और ये कितना डिग्री पे हो रहा है, 100 डिग्री से नीचे हो रहा है। ठीक है, दूसरा उबलना, आप देखिएगा पानी जब खदकेगा तो आप देखिएगा वो पूरा आवाज करेगा, घर 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 पूरा आवाज के साथ। लेकिन वाष्पीकरण को देखिएगा तो यहाँ पे जो वाष्पीकरण जो प्रक्रिया है, जो पानी भाप में बदल रहा है, वाष्प में बदल, एकदम शांत, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, वो धीरे 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 बदल। जैसे हमारे आसपास जो भी नाली का या पानी जमा उमा रहता है, या नदी का हो या कुआं का हो, ठीक है, या तालाब का हो या पोखरा का हो, इस सब पानी को आप देखिएगा ध्यान से, तो गर्मी में पानी क्या होता है, खत्म होने लगता है। क्योंकि वो धीरे 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 किस में बदलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है। और सूरज से जो हीट आ रहा है, गर्मी आ रहा है, वो टेम्परेचर गर्मी में उसको कितना मिलेगा, 25 डिग्री मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, 35 डिग्री मिलेगा। उतना में ही वो अपना रूप बदलना स्टार्ट कर देता है और जो पानी है वो वाष्प में बदलने लगता है। ठीक है, तो उसके लिए 100 डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो वाष्पीकरण के लिए ध्यान रखेंगे 100 डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, बस 20 से 25 डिग्री मिलेगा, मतलब समान ताप जो है रूम टेम्परेचर पर, उतना पर ये काम स्टार्ट हो जाएगा। और ये काम कब स्टार्ट होगा, 100 डिग्री पर। दूसरा, वाष्पीकरण जब होगा, भाप जो बदलता है, तो पानी को आप ध्यान से देखिएगा तो पानी में, पानी जो है उसका ऊपर वाला जो पानी है वही भाप में बदलता है, फिर उछल जाएगा, फिर ऊपर वाला जो पानी बचेगा फिर वो भाप में बदलेगा। तो वाष्पीकरण जो है कैसी प्रक्रिया, ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ये पृष्ठीय परिघटना है, पृष्ठ पे होता है। ठीक है, पृष्ठीय परिघटना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे उबलना जो है, पानी जब उबलेगा तो देखिएगा ऊपर से लेकर नीचे पूरा में उबलता है। इसका मतलब यह जो परिघटना है उबलना, वो कैसा, थोक परिघटना है, पूरे में हो रहा है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाष्पीकरण का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। जैसे कपड़ा जो सूखता है वाष्पीकरण के चलते, इन्हें जो 100 डिग्री टेम्परेचर आएगा तब पे कपड़ा सूखेगा, 100 डिग्री टेम्परेचर आएगा तो पता चलेगा हम ये लोग जल उल के पूरा राख हो जाएंगे, मतलब हम लोग पूरा पिघल जाएंगे। ठीक है, 100 डिग्री 40 पे तो हम लोग सकते नहीं हैं, तो 40 डिग्री 42 डिग्री ही काफ़ी है सहने के लिए। जब 100 डिग्री होगा तो समझ जाइए क्या होगा। तो कपड़ा का सूखना या पानी का भाप में बदलना, ठीक है, ये जो भी प्रक्रिया है वो किसके कारण हो रहा है, वाष्पीकरण के कारण हो रहा है। समझ में आया? तो जो भी आसपास पानी लगता है, ये सूखता है, जो कपड़ा है वो सूख रहा है, वो सब किसके कारण सूख रहा है, वाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण ये सब चीज हो रहा है। अब देखिए वाष्पीकरण कैसा है, पृष्ठीय परिघटना है। अब पृष्ठ जितना अधिक होगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वाष्पीकरण बढ़ेगा यदि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही ओकरा भाप बदलेगा। जैसे मान लीजिए एक बर्तन में आप पानी रखें, इसमें आप पानी रखें, और एक ये वाला बर्तन है इसमें आप पानी रखें। ठीक है, अब देखिए इस बर्तन का जो क्षेत्रफल है ऊपर वाला पूरा मान लीजिए पानी भरा हुआ है, देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल क्या अधिक है, यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल जो कम है, तो अधिक से अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, अधिक से अधिक पानी रहेगा, तो उसका वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा। इस केस में वाष्पीकरण पानी का अधिक होगा और इस केस में क्या होगा, कम होगा। क्योंकि ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सतह पे कम पानी है और यहाँ पे सतह पे क्या अधिक पानी है, तो अधिक पानी होगा तो उसका वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा। आप देखे होंगे घर में जब पोछा ओछा लगाया जाता है या कहीं पे पानी अगर जमा हो जाता है तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन उसी को जब एक पोछा लगा दीजिएगा या झाड़ू से उसको एक झाड़ू लगा दीजिएगा, थोड़ा फैला दीजिएगा, तो आप देखिएगा वो पानी जल्दी सूख जाएगा। तो फैलाने से क्या हो रहा है भाई, फैलाने से वो अधिक एरिया में फैल जा रहा है और अधिक एरिया में फैलने से वो जल्दी वाष्पीकरण हो जाएगा। तो जितना अधिक एरिया मिलेगा द्रव को, लिक्विड को, उसका वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा। इसीलिए गांव में या शहर में कहीं पे भी पानी लग जाता है, उसको सुखाना होता है, उसको थोड़ा फैला दिया जाता है। या छत उत पे देखिएगा कहीं पानी लग गया है तो मम्मी लोग क्या करती हैं, उसको थोड़ा सा फैला दी, जैसे फैलाइएगा सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल फैल जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और उसका वाष्पीकरण तेजी से हो जाएगा। बहुत देर नहीं लगेगा, कुछ ही समय में उसका वाष्पीकरण हो जाएगा और जो सतह है वो सूख जाएगा। क्लियर हुआ?
उसके बाद वाष्पीकरण बढ़ेगा, पानी को गर्म कीजिए तो कम भाप बदलेगा। जैसे जैसे ताप बढ़ाएगा तो भाप का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर जो वाष्पीकरण है उसका जो रेट है, दर है, क्या होगा, बढ़ जाएगा। तीसरा, दाब के बढ़ाने पर। दाब का मतलब क्या होता है, दाबना। अब आप गर्म कर रहे हैं, वाष्पीकरण बढ़ रहा है और आप क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। तो प्रेस कीजिएगा तो जो गैस निकल रहा था उसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो भाप निकल रहा था वो दबने लगेगा। इसका मतलब अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, दाब को कम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वाष्पीकरण का रेट अगर बढ़ाना है तो दाब को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर दाब को बढ़ाइएगा तो दाब देगा और वाष्पीकरण के रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो बढ़ेगा किससे, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, लेकिन दाब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए दाब को कम रखिएगा तब भी वाष्पीकरण बढ़ेगा। उसके बाद अब देखिए, मान लीजिए अगर आप देखे होंगे वाष्पीकरण को समझना है तो ध्यान दीजिए, जब ठंडा का दिन आता है तो या बरसात का दिन अगर आप देखे होंगे खास तौर पे, तो कपड़ा को हम लोग रूम में रख देते हैं, पंखा को चला देते हैं। पंखा जितना तेज चलेगा तो कुछ घंटा बाद कपड़ा सूख जाता है। इसका मतलब पंखा का जो हवा है वो भी वाष्पीकरण के लिए काफ़ी है। तो हवा से भी वाष्पीकरण होता है। हवा से क्या होता है, उसका जो कण है पानी का उसको भी अपने साथ हवा में निकाल लेता है, मिला लेता है। तो वाष्पीकरण को तेज हवा भी प्रभावित करता है। ठीक है, इस तरह कपड़ा को रख दीजिएगा तो समय लगेगा सूखने में, जब बरसात का मौसम हो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन वही अगर पंखा चला दीजिएगा, उसके नीचे कपड़ा रख दीजिएगा तो 6 से 8 घंटा 10 घंटा में उस कपड़ा को क्या करेगा, सुखा देगा। इतना तो हम लोग जानते हैं और इसका हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं घर में। देखे होंगे बरसात के दिनों में, क्योंकि बरसात के दिनों में क्या होता है, कपड़ा जल्दी सूखेगा नहीं। क्यों नहीं सूखेगा, क्या एयर में ऑलरेडी नमी है और एयर में अगर नमी है तो जल्दी सूखेगा नहीं। इसीलिए जब पंखा हम लोग चलाते हैं तो उसका जो रेट होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए गर्मी में कपड़ा जल्दी सूखेगा, उसके बाद ठंडा में, और सबसे कम किस में सूखता है, बरसात में। अब देखिए कुछ पॉइंट्स को हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, जैसे ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, दाब कम हो जाता है। पी मतलब हो जाएगा दाब, डाउन एरो लिखेंगे मतलब कम, और अप एरो लिखेंगे मतलब अधिक, बढ़ रहा है। डाउन एरो मतलब कम हो रहा है। ठीक है, तो ऊंचाई पर जैसे ही जाइएगा तो प्रेशर जो है, दाब जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहाँ दाब कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। याद रखना है, आगे भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, तो ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए खाना जो है ऊंचाई पे ले जाएगा तो जल्दी नहीं पकेगा। उसके लिए आपको कुकर का यूज करना पड़ेगा। ओपन में मतलब खुला में खाना बनाइएगा, खुला बर्तन में, तो खाना जल्दी नहीं पकेगा। वही कुकर में बात करेंगे, कुकर तो पूरा पैक होता है। ठीक है, और पूरा पैक है तो गैस का मॉलिक्यूल ज़्यादा टकराएगा, इसीलिए कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर कुकर में प्रेशर अधिक होता है, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कुकर में प्रेशर अधिक होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही बढ़ेगा तो खाना का जो समय लग रहा है पकाने में वो कम समय लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट चल गया मान लीजिए 105 पर पानी का, तो खाना जो है 105 डिग्री पे जाएगा तो जल्दी पकेगा। ठीक है, तो खाना जल्दी पकता है कुकर में। क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने पर क्या बढ़ जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगला है मिश्र धातु का मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए मिश्र धातु आप समझते हैं। ठीक है, धातु और अधातु को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, या धातु और अधातु को, धातु और धातु को भी मिलाकर हम लोग मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे एक मिश्र धातु है ब्रास, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पीतल। तो पीतल किससे बनता है, कॉपर और जिंक से। तो कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो गलनांक होगा, वो ब्रास से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो किसी भी धातु को अगर उसका एलॉय बना रहे हैं तो एलॉय जो बनेगा, जो मिश्र धातु बनेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा उस धातु से क्या होगा, कम होगा, जिसका वो एलॉय बना है, जिसका वो मिश्र धातु बना है। जैसे कॉपर का एलॉय कौन है, ब्रास है, तो ब्रास का जो मेल्टिंग पॉइंट है हमेशा कम होगा किससे, कॉपर का। तो किसी भी तत्व का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह अधिक होता है किससे, उसके मिश्र धातु से। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाला चीज क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज आपको याद रखना है,
प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, किसी लिक्विड के लिए, ठीक है, किसी गैस के लिए अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बढ़ जाएगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होगा कम हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो किसी लिक्विड का, ठोस का बात नहीं करते प्रेशर के मामले में, प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो किसी लिक्विड या किसी द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो घट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर यह आपको समझ में नहीं आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो इससे पिछले वाला जो वीडियो हम बताए थे उसको आप जाके देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। अब ये याद रखना है। अब देखिए पदार्थ में अगर आप अशुद्धि मिला दिए, पदार्थ में क्या मिला दिए, अशुद्धि, तो देखिए पदार्थ में अगर अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका जो वाष्पीकरण है, उसका जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए पानी है, क्या है, पानी, तो पूरा पानी क्या हो रहा है, भाप में बदल रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, किसका, पानी का, ठीक है, क्या कि इस पे किसका अणु है, पानी का अणु है। लेकिन वही जब इसमें हम अशुद्धि को मिला देंगे, मान लीजिए पानी में मिला दिए नमक मिला दिए, क्या मिला दिए, नमक मिला दिए। अब पानी में जैसे ही नमक मिलाइएगा तो होगा क्या, उसको समझ लीजिए। पानी में नमक मिला लिए तो यहाँ पे जो अणु है, किसका अणु होगा, पानी का भी अणु होगा, पानी का भी, और इसका भी अणु होगा, किसका भी, नमक का भी। तो देखिए नमक तो भाप में बदलेगा नहीं, पनिया भाप में बदल जाएगा। तो पहले पूरा पानी भाप में बदल रहा था, लेकिन अब जो है कुछ ही पानी भाप में बदलेगा, क्या है कि अब सतह पर नमक का भी अणु है। तो सतह पर जो ज़्यादा रहेगा वही ना जल्दी उड़ेगा। तो यहाँ पे तो सतह पे सिर्फ पानी था, लेकिन यहाँ पे सतह पे क्या है, पानी भी है और नमक भी है। तो नमक तो भाप में बदलेगा नहीं, सिर्फ पानी भाप में बदलेगा। इसका मतलब यहाँ पे वाष्पीकरण क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ पे वाष्पीकरण क्या है, ज़्यादा है। तो इसका जो है वाष्प दाब, ठीक है, ये जो वाष्प उड़ रहा है उसका जो दाब होगा, इसका वाष्प दाब, ठीक है, अधिक होगा, किससे, इसके वाष्प दाब से, याद रखेंगे, ठीक है। तो किसी भी शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब होता है, जो वाष्पीकरण होता है, वो हमेशा अधिक होगा अगर उसमें अशुद्धि मिला देते हैं तब। अब पदार्थ में अगर अशुद्धि मिला दिए तो वाष्प दाब कम हो जाएगा और इससे क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो किसी भी पदार्थ में, मतलब लिक्विड का बात कर रहे हैं यहाँ पे, लिक्विड में अगर आप अशुद्धि को मिला दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, बढ़ जाएगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है कम हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वाष्प दाब क्या समझ गए, ये जो वाष्प निकल रहा है वह किसी बर्तन पर, ठीक है, मान लीजिए इसको बंद कर देते हैं, तो ये बर्तन पर जो दाब लगाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्प दाब, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है। तो कोई भी शुद्ध चीज होगा, शुद्ध अगर द्रव है, लिक्विड है, तो उसका वाष्प दाब हमेशा अधिक होता है अगर आप उसमें अशुद्धि मिला देते हैं तब, ठीक है। और अशुद्धि मिला दिए मतलब वो क्या होगा, मिश्रण हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको वन लाइनर भी मिल रहा है, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सारा चीज़ आपको बता रहा है, ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। अब अगला देखिए, अगर आप किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, आप किसी भी पदार्थ को गर्म कीजिएगा तो वो पदार्थ का जो अणु है फैलेगा, दूर दूर भागेगा। इसका मतलब जब अणु दूर दूर भागेगा, इसका मतलब सिंपल है, उसका आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को गर्म कीजिए वो फैलेगा, फैलेगा मतलब उसका आयतन बढ़ जाएगा, क्या कि अणु जो है एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है, बात समझे। तो किसी भी पदार्थ को अगर आप गर्म करते हैं तो उसका आयतन जो है बढ़ेगा, और आयतन अगर बढ़ेगा तो उसका घनत्व जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब ऊपर लिख दीजिए द्रव्यमान और उसको भागा कर दीजिए आयतन से, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो किसी भी पदार्थ को गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, परंतु उसका जो घनत्व है वो क्या होगा, घटेगा। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे अब जनरल चीज मान लेते हैं, वैक्स और कॉपर, कोई भी पदार्थ को गर्म कीजिएगा उसका आयतन बढ़ेगा। जैसे वैक्स और कॉपर, दो एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आता है। मोम जो है और कॉपर जो है उसको अगर आप गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ेगा, मतलब डेंसिटी घट जाएगा। तो वैक्स और कॉपर को आप गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ेगा। और ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है, वैसे पदार्थ का, ठीक है,
वैसे पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा यदि प्रेशर आप बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसका बढ़ेगा। कैसे पदार्थ का? जिन पदार्थों को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनका आयतन बढ़ेगा अगर हम उसको गर्म करते हैं, मतलब सीधा सीधी है, इसमें कोनो अपवाद नहीं है ये वाला केस में। ठीक है, तो उसको अगर आप प्रेशर अधिक करते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उल्टा देखिए, एक अपवाद है, जैसे बर्फ और ढलवा लोहा जो है ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको आप गर्म कीजिएगा तो आयतन बढ़ेगा नहीं, सिकुड़ने लगेगा। ठीक है, अधिकतर पदार्थ का आप गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे अपवाद है, बर्फ में और ढलवा लोहा में उल्टा होता है। यहाँ पे आयतन बढ़ना चाहिए लेकिन आयतन बढ़ता नहीं, क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो बर्फ और ढलवा लोहा जो होता है उसको आप गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन जो है क्या होगा? घटने लगेगा, मतलब डेंसिटी बढ़ने लगेगा, उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप गर्म कीजिएगा तो आयतन उसका कम होने लगेगा। ठीक है, अब ऐसे पदार्थ, यहाँ पे उल्टा आ गया, अपवाद वाला जो पदार्थ है इसमें अगर आप प्रेशर को बढ़ाइएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। बर्फ और ढलवा लोहा अपवाद में है, इसको अगर ताप दीजिएगा, गर्म कीजिएगा तो इसका जो आयतन है वो बढ़ेगा नहीं, घटने लगेगा। इसलिए इस केस में अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा। ठीक है, और क्या होगा? बर्फ और ढलवा लोहा को देखिएगा तो यह अपने द्रव में तैरता है, डूबता नहीं है। ये जो अपवाद वाला पदार्थ है, बर्फ और पानी को अगर आप रखिएगा एक साथ, बर्फ को पानी में रखिएगा तो बर्फ डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। तो इस केस में क्या होगा? पदार्थ जो होते हैं तैरते हैं, पदार्थ अपने द्रव में तैरते हैं, द्रव में तैरते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डूब जाएंगे। ठीक है, पदार्थ, ठीक है, अपने द्रव में डूब जाते हैं, ठीक है। तो जिनका आयतन बढ़ रहा है वो अपने द्रव में डूब जाएंगे और जिसका गर्म करने पर आयतन घट रहा है वो अपने द्रव में क्या हो जाएंगे? तैरने लगेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इससे आप अपना लुसेंट का जो लेवल है उसको बहुत ही मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि लुसेंट किसी को समझ में जल्दी आता नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि एक एक लाइन बाय लाइन आपका लुसेंट कवर हो जाए और आप उसको आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी MCQ है, वन लाइनर है, सारा चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा और साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।